हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपेंद्र गुप्ता आप सभी के साथ एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज पुनः फिर से मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि आज बहुत मजा आने वाली है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लेकर यदि हम बात करते हैं तो आपका जो अधिकार होता है जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, ये मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो कि जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो और एग्जाम में यदि हम बात करें तो एग्जाम में बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं और आने की संभावनाएं भी रहती हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लेकर के ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को यहां पर केवल ऐसा जरूरी नहीं है कि हम केवल स्टूडेंट ही यहां पर मतलब इस वीडियो को देखें, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लें, ठीक है। इस वीडियो को यहां पर देख सकते हैं क्योंकि ये जीवन जीने के अधिकार से संबंधित होता है, ठीक है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस वीडियो के बारे में देखना जरूरी है, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। हर एक व्यक्ति को ये अपना अधिकार जानना जरूरी है, तो इसलिए हर एक व्यक्ति इस वीडियो को देखना ना भूले। चलिए तो आज यहां पर बात करते हैं मौलिक अधिकार आखिर होता क्या है, ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, ठीक है, किस प्रकार से क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में आज यहां पर देखते हैं। तो देखिएगा, चलिए आज यहां पर हम आते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। यहां पर देखिएगा, ठीक है, जब बात करते हैं मौलिक अधिकार जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो अच्छा आखिर दोस्तों यहां पर देखते हैं कि मौलिक अधिकार सुना तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, पूरी तरह स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये मौलिक अधिकार ही प्रदान करता है, ठीक है। तो यहां पर आज इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हालांकि यहां पर देखिएगा कि जो मौलिक अधिकार है तो विश्व में सबसे पहले किस देश में मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, 1215 ईस्वी की बात करते हैं। कब की बात कर रहे हैं, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन एक ऐसा पहला देश है, ठीक है, ब्रिटेन पहला ऐसा देश है विश्व का जिसने मौलिक अधिकारों को प्रदान किया। और इस मौलिक अधिकार को किस नाम से जाना जाता था उस समय, ध्यान रखिएगा, जिसे हम बोलते थे मैग्ना कार्टा। क्या बोलते थे, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, मैग्ना कार्टा की बात करते हैं। मैग्ना कार्टा, ये बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार को हम पहले क्या जानते हैं या और किस नाम जानते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार नाम नहीं था बल्कि मैग्ना कार्टा के नाम से जानते थे। तो आइए यहां पर देखते हैं, तो एक ब्रिटेन के राजा थे, कौन थे, ब्रिटेन के राजा थे। ध्यान रखिए, ठीक है। तो ब्रिटेन के जो राजा थे उनका नाम था जॉन। क्या नाम था, जॉन, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं ब्रिटेन के राजा कौन थे दोस्तों, जॉन, ठीक है, हमारी जान नहीं, ब्रिटेन की जान, क्लियर है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास मतलब कि यहां पर देखते हैं ब्रिटेन के जो राजा थे वो जॉन थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इस मैग्ना कार्टा को तैयार करके, ठीक है, जो उनके सामंत थे, कौन थे, सामंत, या हम बोल सकते हैं मजदूर, क्या बोल सकते हैं, मजदूर की बात करते हैं, तो मजदूरों को उनको अपना एक अधिकार प्रदान किया, ठीक है। इस मैग्ना कार्टा के माध्यम से मजदूरों को एक अधिकार प्रदान किया जिससे वो खुश हुए, ठीक है। तो जिसे आज हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, की बात करते हैं। और इस मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो हमारा देश जो भारत है तो मौलिक अधिकार को कहां से प्राप्त किया, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं तो हमारा देश यहां देख सकते हैं स्रोत जिसे हम बोलते हैं, तो स्रोत कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान से हमने, ठीक है, मौलिक अधिकारों को क्या किया, उस देश के संविधान से हमने लिया, ठीक है। जो हमारे स्रोत है, मौलिक अधिकार का स्रोत है वो क्या है, अमेरिका है। ध्यान रखिए, क्या चीज है, अमेरिका। चलिए अब यदि हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार आखिर हैं कितने, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स हैं कितने, यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल की यदि हम बात करते हैं तो आप देखिए, ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या की यदि हम बात करते हैं, यहां पर देख सकते हैं अनुच्छेद, एक चीज और देखिएगा, ठीक है, कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार किस भाग में है, संविधान के भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस भाग में है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यदि कभी क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार संविधान के किस पार्ट में है, किस भाग में है, तो यहां पर भाग 3 में है। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं, तो यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात करते हैं,
तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है संविधान में। चलिए अब यदि हम बात करते हैं संख्या की बात करते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद की बात कर संख्या की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने हैं, संख्या 6 है। कितने हैं मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में या हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में ध्यान रखिए, ये जो संख्या लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है? वर्तमान में, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिए, ये वर्तमान की हम बात करते हैं। मूल संविधान जब संविधान का गठन हुआ था उस समय, ठीक, यदि हम बात करें मूल संविधान, ध्यान रखिएगा, मूल संविधान की जब भी बात करें तो कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद थे 7, ठीक है। संख्या कितनी थी उस समय? मूल संविधान में जो हमारे पास मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी थी? 7। लेकिन वर्तमान में यहां पर कितनी संख्या है? 6 मौलिक अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कौन कौन से ये देखिएगा, सबसे पहले यहां पर देखते हैं समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा यहां पर है कौन? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे पास मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 नजर आ रही है आप लोग को। लेकिन जब संविधान बना था उस समय 7 अधिकार बनाए गए थे। ये जो हमारे पास 7वां अधिकार था, तो अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, 7वां अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। 7वां अधिकार जो कौन था? तो संपत्ति का अधिकार था। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। ये देख सकते हैं संपत्ति के अधिकार की हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए ये कहां पर था? संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए अनुच्छेद किसमें था? अनुच्छेद 31। ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो कि यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो दिख रहा है 29 और 30, और 30 के बाद यहां पर आ गया था कौन सा? अनुच्छेद 31, जो कि संपत्ति का अधिकार था। क्लियर है ना? अब यहां पर क्या कर दिया गया है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है और इसको विधि का अधिकार बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विधि का अधिकार बना दिया गया है, जो कि यदि हम बात करते हैं किस संशोधन के द्वारा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया है और इसे ला करके कहां रख दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद, वर्तमान में यदि पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो यहां पर संपत्ति का अधिकार की यदि हम बात करते हैं तो संपत्ति के अधिकार को कहां ट्रांसफर कर दिया गया है? 300A में। कहां रख दिया गया है? अनुच्छेद 300A में यहां संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है और इसे मौलिक अधिकार से हटा करके विधि का अधिकार बना दिया गया है। चलिए तो ये इस प्रकार से ये आखिर क्यों किया गया, कारण क्या है, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि कारण ये कि हमारे देश में कोई भी चीज यदि विकास करना होता था और ये मौलिक अधिकार हमारे अधिकार होते थे और मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई पर्सनल व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? संपत्ति का उल्लंघन, मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता तो यदि मान लीजिए XYZ यदि हम बात करते हैं, कोई ट्रेन, यदि मान लीजिए रेलवे ट्रैक बिछाना है, यदि यहां से रेलवे ट्रैक बिछाना है, ठीक है, या कोई कंपनी स्थापित करना है, यदि मान लीजिए किसी की जमीन, ठीक है, यदि किसी एक व्यक्ति की, मतलब कई लोगों की जमीन फंस जाती है। अब यदि किसी एक व्यक्ति की जमीन यहाँ पर फंसी हुई है, कई लोगों की जमीन फंसने के कारण मतलब बाकी सभी जितने लोग थे वो अपनी संपत्ति को क्या कर दिया? मतलब रेलवे को प्रदान कर दिया, ठीक है, कुछ मुआवजे के आधार पर। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बोला कि मुझे अपनी संपत्ति नहीं देना है, चाहे कितना भी पैसा दो, ठीक है। अब यहां पर सरकार क्या करे? क्या रेलवे ट्रैक को ना बिछाए? क्या उस समय नहीं कर पाते थे। इसी को यहां पर ध्यान रखते हुए कि देश के विकास को हम रोक नहीं सकते हैं और इस अधिकार से क्या होता है? देश का विकास रुक सकता है। इस कारण से इसको क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया।
ठीक है, जो हमारा संपत्ति थी वो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, बल्कि उसको विधि का अधिकार बना दिया गया। अब यहाँ पर आप रोक नहीं सकते हैं, बल्कि विधि या नियम कानून के अनुसार आपको मुआवजा दिया जाएगा और आपकी संपत्ति लेकर के देश का विकास किया जा सकता है। चलिए, इस कारण से इसे मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। चलिए, तो ये आप लोग समझ चुके हैं। पहले कितने अधिकार थे दोस्तों? 7। ठीक है, हटाया कब गया? 7वां जो हमारे पास संपत्ति का अधिकार था उसको कब हटाया गया, उसकी यदि हम बात करते हैं तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, जो कि अनुच्छेद 31 से हटा करके कहां रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में। ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहां पर हम देखते हैं वर्तमान में यदि हम बात करें, वर्तमान में हमारे पास कितने अधिकार हैं? देख सकते हैं 6। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में यहां पर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद भी पूछ लेता है। समानता का अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता के अधिकार की जब बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो 32 से 35 तक यहां पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि इसका इंग्लिश जो वर्जन है वो आगे आपको यहां पर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, निश्चिंत रहिए, इंग्लिश में भी इस इन शब्दावलियों को मैं आगे यहां पर टाइप करवा दिया हूं। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं समानता का अधिकार। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, समानता के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा समानता का अधिकार। देखिए दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी क्या बोलता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। समानता के अधिकार की जब बात करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब राइट टू इक्वलिटी की हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखिएगा, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी के आधार पर हम बात करें कितने आर्टिकल हमारे पास आते हैं, तो मैंने इसके पहले ही बताया 14 से लेकर 18 तक। कहां से लेकर गए? ठीक है, तो ध्यान रखिए 14 से 18 तक क्या दिया गया है? ये दिया गया है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। जिसमें से हम बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की जब बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। क्या बोल रहा है? विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का मतलब तो समझते हैं इक्वलिटी, हर एक व्यक्ति को समान दर्जा की बात करते हैं और समान रूप से हर एक व्यक्ति यहाँ को जीने का अधिकार होता है। ठीक है, तो यहां पर स्पष्ट बोल रहा है अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता की बात कहता है। तो विधि के समक्ष समानता मतलब ये होता है कि नियम और कानून या विधि के अनुसार भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अधिकार प्रदान है। ठीक है, इसका मतलब ये अनुच्छेद 14 क्या कहता है? हर एक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है और समान रूप से रहने का अधिकार है। चलिए, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो देखिएगा क्या बोल रहा है? धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, आदि के आधार पर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, वास्तव में सही है। कितना अच्छा हमारा संविधान, यहाँ पर संविधान जिन्होंने निर्माण किया है, कितने अच्छे आर्टिकल यहाँ पर डाले हैं। ध्यान रखिएगा कि हर एक व्यक्ति को कितनी अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कि कोई धर्म के आधार पर यदि बोले हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इंसान सब बराबर होते हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं वंश के आधार पर ये बात करते हैं तो वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार। फिर नेक्स्ट बात करता है जाति के आधार पर बात करते हैं, कोई किसी भी व्यक्ति का ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लिंग का मतलब ये है कि कोई लड़का है, लड़की है, इसका भी मतलब। जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो यूपी में रहने वाला है, महाराष्ट्र का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का रहने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इंसान, हर एक इंसान क्या कहता है कि बराबर का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखना, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कहता है। लोक नियोजन, यहां पर ध्यान रखिएगा, लोक नियोजन मतलब होता है सरकारी नौकरी में जाने के अधिकार की बात करता है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है? सरकारी नौकरी, लोक नियोजन मतलब जो भी व्यक्ति, जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है ना। जब तैयारी करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसके लिए तैयारी करते हैं कि हमें सरकारी सर्विस मिल जाए। तो सरकारी सर्विस के लिए हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है। जब सरकारी नौकरी मिल जाए तो अनुच्छेद 16 कितनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर दिया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर हर एक व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए, अवसर समानता है, समानता का अवसर है, ध्यान रखना, ठीक है। हर एक व्यक्ति को नौकरी पाने का समान अवसर है, यह समानता रखता है, ध्यान रखिए, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 की जब हम बात करते हैं तो छुआछूत या अस्पृश्यता, क्या बोलता है छुआछूत का, अस्पृश्यता को हम क्या बोलते हैं, छुआछूत। तो यहां पर ध्यान, अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से मना ही कर दिया है, क्या मना कर दिया कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता, नहीं होता है, ठीक। आज भी ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात करें, ठीक है, आज भी वहां पर छुआछूत है, ठीक है। छुआछूत की बात करते हैं, इंसान इंसान से छुआछूत रखता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, छुआछूत तो हम मानते हैं, ठीक, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, तब भी छुआछूत मानते हैं। किस आधार पर छुआछूत मानते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं। जबकि यहाँ पर छुआछूत नहीं, हर एक व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है, वो एक समान है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भी जाति के आधार पर मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, छुआछूत नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए अधिकतम यहाँ पर होता है। यदि मान लीजिए अनुच्छेद 17 के आधार पर हम बात करें, ठीक है, कि यदि मान लीजिए कहीं एक कुआं है, ये एक कुआं है, यदि यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पानी भरने जा रहे हैं। अब इस कुआं में पानी भरने जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े हो करके क्या कर रहा है, पानी यदि भर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति इस कुएं की ये जो भीठ कहलाती है, ठीक है ना, उस पर नहीं चढ़ सकता है, ठीक है ना। वो पहले देखेगा, पानी भर लेगा, ठीक है, और पानी भरने के बाद क्या देखेगा, पीछे देखता मुड़ता मुड़ता जाएगा, अरे कोई आ तो नहीं रहा, कोई चढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है ना। मतलब उस बाउंड्री में नहीं चढ़ना चाहिए, बाउंड्री में कोई चढ़ तो नहीं जा रहा, तो ये देखते जाते हैं। यदि कोई मान लो गलती से चढ़ भी गया, छू भी दिया, उस बाउंड्री को भी छू दिया, तो मान लीजिए बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बहुत सी जगह पर ऐसा चलता है, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कारण ये है कि हर एक व्यक्ति तो समान है ना। तो ये बताइए ऐसा क्यों होता है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, जो पानी निकाला था, जो पानी यहां से निकाला, ठीक है, तो गालियां देगा, कुछ भी करेगा, पता नहीं उतना कितना बड़ा अपराध किया था ऐसा लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा वही व्यक्ति क्या करेगा, ये पानी जो है उसी कुएं में डाल देगा। जब कुएं में डाल दिया और फिर बाद में क्या करेगा, फिर उसी कुएं से निकाल लिया, तो कहां से भेदभाव भैया, किस आधार पर कर रहे हो आप, ठीक। उसी कुएं का पानी डाला, उसी से निकाल लिया, वो नया कहला गया, है ना। मतलब कि छुआछूत हट गया। अरे भैया ज्यादा छुआछूत मानना है, ठीक है, तो जमीन तो जुड़ी हुई है, हर एक व्यक्ति तो जमीन से चल रहा है, तो एक काम करो, ठीक, 1 फुट ऊपर से रहना चाहिए, है ना, जमीन से 1 फुट ऊपर चलना चाहिए, तो किसी से भी नहीं छू नहीं जाएगा, ठीक है। और छुआछूत तब हम मानेंगे हाँ छुआछूत मान रहे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, गलत बात है ना। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं, ठीक, उपाधियों का अंत की बात करते हैं। किसकी बात कर रहा है, उपाधियों का अंत। देखिए दोस्तों, उपाधियों, सॉरी यहाँ पर उपाधियों लिखा है, ये है उपाधियों, ठीक है, उपाधियों का अंत। जब यहाँ पर बात करते हैं उपाधियों के अंत की बात करते हैं, ठीक है, तो उपाधियां मतलब क्या होता है, टाइटल की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, उपाधियों की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, वास्तव में सत्य है कि उपाधियां मतलब समझ आए, जैसे एग्जांपल की बात करें, ठीक है, कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब उपाधि है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास होती है, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई, ठीक है, बापू की उपाधि दी गई, ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। तो ये इस प्रकार से उपाधि को मना कर दिया गया कि अब यहां पर, क्योंकि कारण ये है, यदि कोई उपाधि दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति से हट कर है, तो समानता कहां से रह गया, ठीक है। इस कारण से समानता को लाने के लिए क्या कर दिया गया, उसे मतलब उपाधियों को दूर कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो उपाधियों का अंत किया गया है, तो किस चीज को छोड़ करके, एक तो यहां पर ध्यान रखना, शिक्षा और सेना संबंधी, ठीक है, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर, ठीक है, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर बाकी कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षा में यदि उपाधि मिलती है तो ये कोई भेदभाव नहीं होगा। भैया हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है ना, ठीक है, तो हर व्यक्ति पढ़ सकता है,
चाहे डॉक्टर की पढ़ाई कर ले, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दे, चाहे एडवोकेट की उपाधि धारण कर ले, वो पढ़ाई से है, तो हर एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए कोई तो रोकता नहीं। इस कारण से शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर बाकी किसी प्रकार का कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए कोई दूसरा देश यदि कोई उपाधि प्रदान करता है तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लेंगे तब तक हम उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। यदि राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया है तो प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी देश की उपाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया? ठीक है। इस कारण से ये क्या कहता है, समानता। देख सकते हैं हर व्यक्ति को समानता है या नहीं है, हर एक क्षेत्र में समानता है या नहीं है, है। कितने अच्छे हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग करना अनिवार्य है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, है ना। और अपना अधिकार जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अधिकार के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपने अधिकार पता नहीं होते हैं वो हर एक मतलब कि क्षेत्र में, हर एक स्थान पर, ठीक है, उसको मतलब ठोकर खाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें मौलिक अधिकार का जानना जरूरी है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं, इसके आगे देखिएगा, ये देखिए यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छा आर्टिकल है हमारे पास, ठीक, बहुत ही बेहतर आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं, यहां पर देख सकते हैं ये हमारे पास आर्टिकल है जो ये देखिए, देखिए दोस्तों, अब हमारे पास आता है कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइट टू फ्रीडम। क्या बोलते हैं? राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कौन सा अधिकार कहां से कहां तक है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए, अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। अब यहां पर देखते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात कहता है। तो अनुच्छेद 19 की जब हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जब स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 19, ठीक, एक के आधार पर। किसके आधार पर? अनुच्छेद 19 एक के आधार पर जब हम यहां पर बात करते हैं तो ये कई प्रकार इस प्रकार के आर्टिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, कि किस अधिकार में, कौन सा अधिकार में क्या चीज रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर का, खा, ग, घ, अंगा। एक था हमारे पास चा और दूसरा है कौन सा? छा। ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं इंग्लिश वर्ड की हम बात करें, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब हम बात आती है किसकी? चा और चा की बात करते हैं, ये एफ की बात करते हैं इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहता है। कितने? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। देखिएगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी है, तो यही आपके सामने दिख रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि बातचीत करने की स्वतंत्रता, और अपने अंदर की जो बातें हैं, मन की जो बातें हैं, दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहता है। इसी में मीडिया भी आ जाता है, ध्यान रखना। दूसरा बोल रहा है अस्त्र शस्त्र, ठीक है, रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब कहीं किसी भी स्थान पर हम एकत्रित हो सकते हैं, सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं बिना हथियार के। बिना हथियार के, ध्यान, अस्त्र शस्त्र मतलब क्या होता है? बिना हथियार के, ध्यान रखिएगा, बिना हथियार के, ठीक है, सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन बना सकते हैं। ठीक है ना, एकत्रित हो सकते हैं। ये हमें कौन सा है? यहां ध्यान रख सकते हैं कि अनुच्छेद 19(1) का कैसे ऑप्शन आता है, ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत क्या दिया गया है, ऐसे ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर अनुच्छेद 19(1) खा,
ठीक है। तो इस प्रकार से कई 4 ऑप्शन आते हैं और ये पूछता है कि अनुच्छेद 19(1) ख में क्या दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत जल्दी याद करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए, मैं एक ट्रिक के माध्यम से ऐसा याद करवा दूंगा कि कभी भी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 19, ठीक, अनुच्छेद 19(1) का, अनुच्छेद 19(1) ख, अनुच्छेद 19(1) ग, अनुच्छेद 19(1) घ, ठीक है, इस प्रकार। लेकिन ध्यान रखना, जो अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिख रही है, ये 6 प्रकार की नहीं बल्कि 7 प्रकार की थी, ठीक है। जो मैंने बताया ना, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चा और छा में क्या था, संपत्ति को भी, ठीक है, संपत्ति को भी यहाँ पर अधिकार दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। तो संपत्ति का जो अधिकार था, अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये चा और छा में देखिएगा, का, ख, ग, घ, अंग। चा यहां आपको नहीं दिख रहा, चा क्या था, तो वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। कौन से अधिकार के द्वारा, 44वां, ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 19, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 19, कौन सा है ये, अनुच्छेद 19(1) चा, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) चा को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है यहां से, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखना है कि चा नहीं है, चा के बाद कहां चले जाना है, छा में सीधे जंप कर जाना है, चा को हटा देना है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, यदि क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्रम से तो यही है, ऐसा लगता है का, खा, गा, घा, अंग, चा होना चाहिए, लेकिन छा तक है, चा को तो हटा दिया गया है, ठीक है। तो जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर मैं एक यहाँ पर आप लोग को याद करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी याद करवा दे रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या बोल रहा है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बातचीत करने की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। शस्त्र मतलब विहीन, मतलब कि बिना हथियार के आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इसके अस्त्र शस्त्र मतलब बिना हथियार के क्या बोल सकते हैं, बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, या सम्मेलन बना सकते हैं, ठीक है, सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात कर रहा है समुदाय और संघ बनाने का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि संघ बनाने का अधिकार हो गया, संघ या समूह, ठीक है, या कमेटी, कुछ भी बना सकते हैं, संघ या समूह, ठीक है ना, समूह बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर सकते हैं भ्रमण करने की स्वतंत्रता, तो देश के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, ठीक है, देश के अंतर्गत यदि हम बात कर सकते हैं कि भ्रमण करने, देश के अंतर्गत कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। देश के कहीं भी, देश के किसी भी हिस्से में आपको जाने आने की स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर बात कर रहा निवास करने की स्वतंत्रता की बात कहता है। जब निवास करने की स्वतंत्रता की बात करता है, मतलब कि कहीं भी, क्या बोल सकता है, कहीं भी निवास, ठीक है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। फिर बोल रहा है व्यवसाय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, व्यवसाय या बिजनेस हम कर सकते हैं, व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय या बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, बातचीत करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के एकत्रित होने या सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता है, आने जाने, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है देश में, कहीं भी निवास, देश के अंदर कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक, कहीं भी मतलब कि देश में कहीं, देश में कहीं, ध्यान रखना, देश में कहीं भी आने जाने, निवास करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता की बात करता है, क्लियर। ये हमें सब स्वतंत्रता की बात कहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता। अब देखो याद कैसे होगा भाई, क्रम कैसे होगा, अनुच्छेद 19(1) ए में क्या है, अनुच्छेद 19(1) बी में क्या है, अनुच्छेद 19(1) सी में क्या है। तो इस क्रम से कैसे हम याद करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो ये एक मैं यहाँ पर मान लीजिए, एक मैं ऐसा ट्रिक बना रहा हूँ या ऐसा आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई लड़का है, यहाँ पर क्या है, कोई लड़का है और एक लड़की है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। ये लड़की है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों में प्यार हो गया, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैं केवल याद कराने के लिए बता रहा हूँ,
ठीक है ना, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ये हकीकत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक लड़का है एक लड़की, मान लीजिए ये दोनों अनजान है, ठीक है, किसी स्थान पर मिले, किसी स्थान पर मिले तो पहले क्या करेंगे ये बताइए। पहले क्या करेंगे दोस्तों, बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ऐसे मतलब चलो हम चलते हैं, नहीं, पहले बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद क्या करेंगे, बिना हथियार के मतलब एकत्रित होंगे, क्या करेंगे, एकत्रित होंगे, कहीं किसी स्थान पर जाकर के बैठेंगे, ठीक है, सम्मेलन या एकत्रित होकर के बातचीत करेंगे। और जब बातचीत करेंगे तो बातचीत के बाद यहाँ पर सम्मेलन जब हो गया, उनका मिलन हो गया, क्या हो गया, बातचीत किए उनका मिलन हुआ। सम्मेलन में क्या होता है, मिलन होता है एक दूसरे से, तो मिलन हुआ और मिलन होने के बाद उन्होंने समूह बना लिया, संघ बना लिया, दोनों लोग अपने आप में क्या बना लिए, ये संघ, एक संघ बन गया इनका। और जब संघ बन गया तब यहाँ पर क्या होगा, जब भाई संघ बनेगा, जानेंगे पहचानेंगे, तब तो यहाँ पर आगे क्या होगा, आगे आने जाने की स्वतंत्रता, भाई कहीं आएंगे जाएंगे, ठीक है ना, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे। और फिर उसके बाद देश में भाई घूमते फिरते तो बहुत हो गया, ठीक है, घूम लिए फिर लिए, लेकिन मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि घूमते फिरते हुए उन्होंने कहीं कहीं जाकर के शादी भी कर लिया। अब यदि मान लीजिए शादी कर लिया, ठीक है, तो शादी कर लिए, यदि कहीं भी शादी कर लिए तो शादी तो कर ली, कहीं भी देश में निवास करेंगे कि नहीं करेंगे, शादी करने के बाद कहीं तो निवास करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या कर लिया, निवास करने की स्वतंत्रता भी हो गई, ठीक है, निवास भी कर लिया। और निवास करने के बाद जब भाई लव अब तो हो गया, प्यार और तो हो गया, ठीक है, तो कहीं अब भोजन की भी तो व्यवस्था चाहिए, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि प्यार करते रहेंगे बस खाना खाएंगे नहीं, ठीक है, तो खाने पीने के लिए, गुजर करने के लिए क्या चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्रम सही है, बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा कि दो अनजान व्यक्ति हैं, उनके बीच में एक दूसरे को देखा, लव हुआ, ठीक है, या फिर मतलब आकर्षित हो गए, आकर्षित करने के बाद क्या करेंगे, बातचीत करना शुरू किए, बातचीत के बाद क्या हुए, ठीक है, सम्मेलन का आयोजन किए, ठीक है, मतलब कि मिले, ठीक है, और मिलने के बाद क्या हुआ, उन्होंने समूह बना लिया, अपना एक समूह बना लिया दोनों का, ठीक है, फिर समूह बनाने के पश्चात, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या, कहीं आने जाने की, कहीं गए, घूमे फिरे, और घूमते फिरते क्या हो गया, वो कहीं जाकर के विवाह कर लिए, विवाह करने के बाद कहीं निवास करने लगे, और निवास करने के बाद क्या करेंगे, व्यवसाय करने लगेंगे। तो समझ में आ गया, ये बिल्कुल क्रम याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक, बहुत आवश्यक है, यदि याद नहीं रखेंगे तो ये गलत हो सकता है, ध्यान रखिए, मैं केवल याद कराने के लिए ये चीज बताया हूँ, ठीक है। चलिए, है ना, तो सही सही करने नहीं लगना है, ठीक है ना, ये केवल मैंने आप लोग को बताया याद करने के लिए। तो पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए आप ही हैं, कोई भी है, ठीक, पहले क्या होगा, बातचीत, बातचीत के बाद मिलेंगे, मतलब सम्मेलन करेंगे, फिर कोई ना कोई एक समूह बना लेंगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, समूह बन गया, ठीक है, समूह के बाद क्या करेंगे, फिर जब समूह बन गया तो विश्वास बढ़ गया, कहीं घूमेंगे फिरेंगे, जब घूमने फिरने गए, विवाह भी कर लिए, फिर कहीं निवास भी कर लें, ठीक है, निवास करने के बाद वहां व्यवसाय भी चाहिए, तो व्यवसाय भी करने लगे। तो ये हमारे पास, ध्यान रखिए, याद करने के मैंने एक ट्रिक बताया है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, और मूल यदि हम बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 19 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता था, जो कि 7वां कौन सा था, तो संपत्ति का अधिकार था। क्लियर, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, जो कि इसमें भी शामिल था, अनुच्छेद 19 में भी शामिल था, जिसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसे हटा दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब यदि हम बात करते हैं, आगे हम आते हैं अनुच्छेद 20 में, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 20 की जब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 20 में यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए अनुच्छेद 20, जब अनुच्छेद 20 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, क्या बोल रहा है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भैया ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति अपराध कर देता है, ठीक है, ये कोई अपराध किया है नहीं भी किया है, लेकिन जबरदस्त लोग क्या कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं। जब आरोप लगा देते हैं तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, अपने ऊपर लगे हुए आरोप को क्या करेगा, सिद्ध करेगा, क्या करेगा, आरोप को सिद्ध करेगा, आरोप को सिद्ध, ठीक है, सिद्ध करेगा, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद 20 के आधार पर, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, अनुच्छेद 20 के आधार पर लगे हुए अपराध को, लगे हुए आरोप को सिद्ध करने का अधिकार है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, ये एक चीज बताता है, अनुच्छेद 20 क्या बताता है, ध्यान रखिएगा, अपराध की परिभाषा क्या बोलता है, अपराध की परिभाषा, ये बताता है कि अपराध की परिभाषा बताता है। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, यदि कभी क्वेश्चन पूछे कि अपराध की परिभाषा कौन सी अनुच्छेद बताता है, तो अपराध की परिभाषा कौन सा, अनुच्छेद 20 जो है अपराध की परिभाषा के बारे में बताता है। चलिए अब देखते हैं, अपराध की परिभाषा तो यहाँ पर हो गई। ठीक है, देखिए अब यदि हम बात करते हैं, दूसरा यदि हम बात करते हैं, परिभाषा कौन बताएगा अपराध की, कि हमने अपराध क्या किया है, भैया अपराध क्या किया है ये बताएगा कि आपने अपराध ऐसा ऐसा किया है। ठीक है, चलिए दूसरा यदि हम बात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर यह है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर दूसरा है, पहला तो ये हो गया, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, अपराध की परिभाषा बताएगा, दूसरा क्या बोल रहा है, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एक अपराध के लिए, ठीक है, तीसरा, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छी बात करता है अनुच्छेद 20। ठीक है ना, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध की परिभाषा पहले बताता है कि हमने अपराध किया क्या है। ठीक है, दूसरा, स्वयं के विरुद्ध हम गवाही नहीं दे सकते हैं। तो स्वयं के विरुद्ध कभी गवाही लगती है, मैं एक वकील हूं, कभी मैंने आज तक नहीं सुना, वास्तव में बात करें स्वयं के विरुद्ध कभी गवाही नहीं लगती यदि कोई अपराध किया है। ठीक है, तो यदि वो सोचे कि जज ऐसा कभी नहीं बोलता है कि आप बताओ कि आप किया है कि नहीं किया, क्या कोई अपराधी ये कहेगा कि मैं चोरी किया हूं, मैंने मर्डर किया है, वो कभी नहीं बोलेगा। इसलिए स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, गवाह यदि लाना है तो किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर आओ और उसे उसकी गवाही लगेगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। यदि कोई व्यक्ति एक बार चोरी किया, ठीक है, उसको 5 साल की सजा हुई, तो क्या उसी अपराध के लिए पुनः फिर से 5 वर्ष के लिए सजा होगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखना, यह अनुच्छेद 20 कहता। इसी कारण से अनुच्छेद 20 की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21 को, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी देश में लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छीना नहीं जाता है। ये एक चीज मुझे बताइए, यदि ये अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, यदि छीन लिया जाएगा, ठीक है, ये तो क्या कहला गया मालूम है, ये कहला गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कहला गया। रॉलेट एक्ट तो समझते होंगे, ठीक है, कब की बात, 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसके खिलाफ, एक ऐसा कानून था जिसके खिलाफ शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और अपने ऊपर लगे हुए आरोप को कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो वकील कर सकता था, ना तो कोई बयान कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता, सीधे जेल जाना उसको। ठीक है ना, तो ये तो रॉलेट एक्ट बन जाएगा ना। इस कारण से रॉलेट एक्ट से बचाने के लिए क्या कर दिया गया है, यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी, ठीक है, यहां पर क्या नहीं करते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं हटाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, तो ये चीज हमारे पास कौन सा, अनुच्छेद 20 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देखते हैं, ये देख सकते हैं अनुच्छेद कौन सा है, 21। अनुच्छेद 21 जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, किसको भी नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, जो क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ध्यान रखना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। क्लियर है ना, तो यहां पर प्रोटेक्शन तो मिलता है, जो हमारे प्राण हैं,
ठीक, और हमारा देह है उसके संरक्षण की बात कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, ये किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जब भी हम बात करते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की, जब हम बात करते हैं तो मुझे एक चीज बताओ, यदि मान लीजिए प्राण मतलब कि हमारे जो प्राण है, हमारा जो जीवन है, ठीक है, क्या इसको छीना जा सकता है क्या? और इसी के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो क्या दिया गया है, जो हमारे पर्सनल जीवन से संबंधित जीने का जो अधिकार है उसको नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यदि मान लो कोई व्यक्ति है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कर रहा है, ध्यान रखना, दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, निजता का अधिकार, समझते होंगे ये क्वेश्चन आ जाता है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार। ठीक है, तो निजता का अधिकार की बात करते हैं, जो निजी अधिकार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैं काफी सारे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, कौन सा हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य, ठीक है, शुद्ध जल पीने की, भोजन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, उसके अलावा घर बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, देखो शिक्षा पाने की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, ठीक है, या उपचार कराने की स्वतंत्रता बोल सकते हैं, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य सही कराने की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य लेने की स्वतंत्रता, शुद्ध जल लेने की स्वतंत्रता की बात करते हैं, किसका पता है, शुद्ध जल लेने की स्वतंत्रता, पानी पीने की स्वतंत्रता, भोजन करने की स्वतंत्रता, घर बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद यदि बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, बच्चा पैदा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना अनुच्छेद 21 के आधार पर एक चीज यहाँ पर नहीं है, फोन टैपिंग, फोन टैपिंग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फोन टैपिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, फोन टैपिंग की स्वतंत्रता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या नहीं है, फोन टैपिंग की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, और ना ही फोन टैपिंग की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग का मतलब समझते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति बातचीत करता है, किसी प्रकार की बातचीत करता है, तो क्या किसी व्यक्ति को ये अधिकार है कि कोई व्यक्ति क्या बात कर रहा है हम उसकी रिकॉर्डिंग सुने या कुछ भी, कभी नहीं मिल सकती है, ध्यान रखना। हाँ, जब कोई बहुत बड़ा अपराध होता है तब वो भी पुलिस रिकॉर्डिंग निकाल सकती है, बाकी किसी कोई भी व्यक्ति उसकी रिकॉर्डिंग को नहीं सुन सकता, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे घर वाले, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मरने की स्वतंत्रता। ठीक है, मरने की स्वतंत्रता, ठीक है, मरने की स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूं इससे मतलब नहीं, हम पता चले लगाए फांसी, ठीक है, रस्सी लगाकर फांसी में लटक गए, कुछ भी कर सकते, ऐसा कुछ भी अधिकार नहीं। यदि कोई पड़ोसी आपको रस्सी बांधते हुए दिख गया कि आप आत्महत्या करने वाले हैं, यदि वो पड़ोसी पुलिस को फोन कर दिया, ठीक है, कि हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति फांसी लगा रहा है, ठीक है, यदि पुलिस समय पर पहुंच गई तो इसको रोक सकता है और अस बुरी मार मारेंगे, ठीक है, कि दोबारा वो लटकने लायक नहीं रह जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए कोशिश बिल्कुल मत करना कभी मरने की, ठीक है, तो मरने की स्वतंत्रता हमें नहीं है। भले ही आपका शरीर है, कुछ भी है, तो उसको ये कोई नहीं बोल सकते मेरा शरीर कुछ भी मैं करूं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्राण और देह की स्वतंत्रता हम कर सकते हैं, अपनी संरक्षण कर सकते हैं इसके आधार पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 22, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपकी लाइफ से संबंधित है। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, दोनों को ध्यान में रखिएगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन, क्लियर है। ठीक है, तो जब बात करते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, किसकी बात कर रहा है,
गिरफ्तारी और निरोध, दो शब्द हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बोल रहा है गिरफ्तारी की बात करता है और दूसरा बोलता है निरोध की बात करता है। तो मुझे एक चीज बताइए, गिरफ्तारी, ठीक है, गिरफ्तारी है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है गिरफ्तारी। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के, निरोध से संरक्षण की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि ध्यान रखिएगा, दो शब्द हैं, गिरफ्तारी और निरोध, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन दोनों पकड़ने संबंधी। गिरफ्तार मतलब तो समझते हैं, गिरफ्तार कब होता है आदमी? जब कोई अपराध कर देता है, अपराध कर देता है, तो अपराध करने के पश्चात जब पुलिस आपको पकड़ ले जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? गिरफ्तार या अरेस्ट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, निरोध का मतलब ये है, या डिटेंशन का मतलब ये है कि अपराध करने से पहले, क्या बोल रहा है? अपराध, यहां पर ध्यान रखिएगा, अपराध होने के बाद, ठीक, अपराध होने के बाद अरेस्ट किया जाता है। और डिटेंशन की जब हम बात करते हैं, तो अपराध होने से पहले हम गिरफ्तार कर लेते हैं, पुलिस वगैरह गिरफ्तार कर लेती है। जैसे यदि मान लो ऐसा पता चला कि आप कोई समूह बनाए और समूह में से यदि 4-5 लोग का समूह है और ये पता चल रहा है कि आप शाम को क्या करने वाले हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी करने वाले हैं। ठीक है, यदि पता चल जाता, सरकार पुलिस वालों को पता चलता है, कोई इंफॉर्मेशन कर देता है, कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो पुलिस आएगी और आपको अपराध करने से पहले क्या कर लेगी? उठा ले जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगी, जान देखेगी। या फिर कोई आंदोलन भड़काने वाले हैं, जैसे बहुत से लोग नेता होते हैं, तो नेता को ये होते हैं कि मतलब कि ये पता चल रहा है कि कुछ भी ऐसा काम हुआ, कुछ भी ऐसी योजना आई, सरकार ने योजना को लागू किया, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल की बात करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? यदि पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो राजनेता हैं, जो कि आंदोलन कर सकते हैं और उसके आंदोलन से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको मतलब अपराध होने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बहुत से ऐसे मतलब कि एक्ट बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर देख सकते हैं, मीसा एक्ट का नाम सुना होगा, NSA एक्ट का नाम सुना होगा, टाडा एक्ट का नाम सुना होगा, पोटा एक्ट का नाम सुना होगा दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे कानून हैं जो कि अपराध करने से पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, या अपराध करने से पहले, ठीक है, ऐसे कानून बना करके उसको अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, 1975 की बात करते हैं, 1975 की जब हम बात करते हैं, 1975 की बात करते हैं, तो मीसा एक्ट के आधार पर लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव, पहचानते होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, रेलवे मंत्री भी थे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए, लालू प्रसाद यादव, मीसा एक्ट के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। और मीसा एक्ट क्यों रखा गया? ऐसा कहा जाता है, मानते हैं, ठीक है, कि जब वो जेल में थे, लालू प्रसाद यादव जेल में थे, ठीक, गिरफ्तार करके ले गए थे, ठीक है, तो उस समय उनकी मतलब कि जो पुत्री थी, मीसा यादव की बात करते हैं, किसकी? मीसा यादव, उसी समय जन्म हुआ था, इसी कारण से उस एक्ट का नाम रख दिया मीसा एक्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहां पर, ठीक है, मीसा एक्ट हो गया। टाडा एक्ट के आधार पर यदि पता होगा आप लोग को, ठीक है, कि संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे एक्ट होते हैं कि अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकते हैं, या फिर आंदोलन भड़कने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात कहता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कहता क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में और कुछ जानकारी हमें बताना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा, चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं अनुच्छेद 22 और क्या कहता है। अनुच्छेद 22 में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहले तो पूछता है कारण, क्या बोलता है? कारण। ठीक है, सबसे पहला कारण बोलेगा कि भैया क्यों पकड़ा,
ठीक है, क्यों पकड़ा। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करते हैं 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर यदि पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है, उसे कहां पर, अदालत में पेश करना। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ सकता है मनपसंद का वकील कर सकते हैं। मनपसंद का वकील कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं भी एक वकील हूँ, ठीक है ना, तो मुझे भी पसंद कर सकते हैं, मनपसंद का वकील कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलिए तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कारण क्यों पकड़ा गया। ठीक है, क्यों पकड़ा भाई, बताओ तो क्यों पकड़ रहे हो, आके बताइए। ठीक है, दूसरा बात करता है, ध्यान रखिए यदि कोई किसी व्यक्ति को पुलिस वाला पकड़ के ले गया है, थाने में ले गए हैं, ठीक है, तो उसे पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर क्या करेंगे, 24 घंटे के अंदर अदालत में जज के सामने पेश करेंगे सारीर। ठीक है, तीसरा बात कर सकते हैं कि मनपसंद, अपने मनपसंद का वकील कर सकते हैं अपना केस लड़ने के लिए। तो ये सब अधिकार कौन प्रदान करता है, अनुच्छेद 22 की हम बात करते हैं, ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मेरे को देखिए आइडिया है, मैं एक वकील हूं, एडवोकेट हूं, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहां इतनी गहराई तक मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, चलिए भाई यह देखिए, ये देखिए, अब ये हमारे पास एक अधिकार आता है, क्या बोल रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं इसमें, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, मतलब अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कहता है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से बोलता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, देखिए शोषण की बात कर रहा है। ठीक है, कितना अच्छा आर्टिकल है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, इस आर्टिकल के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जबरन काम पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जबरन काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अब मेन चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सुरक्षा प्रदान करता है तो अधिकतम किसको, महिलाएं या बच्चों, महिलाएं या बच्चों पर को। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जबरन काम पर नहीं लगाया जा सकता है, कम पैसे देकर किसी भी व्यक्ति से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है, उसके इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 22 ये 23 ये कहता है, या भी बिना पैसे के काम पर ना लगाएं या ना कराएं। ठीक है ना, लेकिन इस प्रकार से या ऐसा नहीं कह सकते हैं नहीं। ठीक है, कोई पता चले मोहल्ले में कुत्ता पड़ा हमारा, ठीक है, अब पता चले कि बड़ा अब किसी व्यक्ति को बोले ऐसा करना, ठीक है, उसको पकड़ के टांग उसकी लेकर फेंकाओ। ठीक है, अब उसकी इच्छा नहीं है लेकिन जबरदस्ती अब धमका करके क्या कर दिए, उसको कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो ये गलत है, ये अनुच्छेद 23 क्या कहता है, शोषण कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। वो बेचारा गरीब है तो उसको क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इस कारण से ऐसा नहीं कराया जा सकता है, कम पैसे देकर मत काम कराओ। ठीक है ना, बिना पैसे के काम मत कराओ। ठीक, ये सब क्या कहता है, अनुच्छेद 23 के आधार पर शोषण के विरुद्ध का अधिकार की बात करता है, वही संरक्षण प्रतिषेध करने की बात कहता है, मना करने की बात कहता है। देख सकते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स नहीं कर सकते हैं हम किसी के भी व्यक्ति को। ठीक है, चलिए दूसरा यहां पर क्या बोल रहा है, दुर्व्यापार। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, दुर्व्यापार या बलात्श्रम की बात करते हैं। ठीक है, तो दुर्व्यापार का मतलब यह है, बलात्श्रम का मतलब एक चीज और यहां पर बात करता है। ठीक है ना, कि किसी भी व्यक्ति के साथ देह व्यापार जबरन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, ना किसी महिला से, ना किसी लड़की से, ना किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं करा जाएगा। ये संरक्षण प्रदान करता है, मना करता है। ठीक है, कि ऐसा देह व्यापार किसी भी औरत को, किसी भी स्त्री के साथ ना करें उसके इच्छा के विरुद्ध।
क्लियर है? ठीक है, तो ऑलरेडी ये अनुच्छेद 23 ये कहता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के कोई भी यदि बच्चा है, ठीक है, वो भी कौन से बच्चे की बात कहता है, तो ध्यान रखिएगा 14 वर्ष। ठीक है, यदि कोई बच्चा 14 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का है, ठीक है, तो उसे काम पर 14 वर्ष के बच्चे को काम पर, ठीक है, बच्चे को किसी भी काम पर लिख सकते हैं, किसी प्रकार के काम पर नहीं लगाया जा सकता। नहीं, ठीक है, नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष का यदि कोई बच्चा है तो अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से मना करता है कि ऐसा व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम का आयु का है उसे काम पर ना लगाएं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम ना कराएं, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो नमकीन की फैक्ट्री में हो, चाहे किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता, उसको केवल पढ़ने का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिए, ये जब यहाँ पर मैं बात करता हूँ पढ़ाई से संबंधित यहाँ पर बात करते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक चीज आर्टिकल हमारे पास आता है अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A की बात करते हैं। अनुच्छेद 21A क्या कहता है, ठीक है, पढ़ने की स्वतंत्रता की बात कहता है, हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार बात करता है। ठीक है, मतलब 14 वर्ष के आयु का यदि कम 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, अनिवार्य शिक्षा। तो मैं एक चीज यहां पर बता दे रहा हूं, अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, ये कहां दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद 21A कहता है अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए, ये मौलिक अधिकार है, लोगों को पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये तो अनुच्छेद 21A कह दिया, अनिवार्य शिक्षा की बात कहते हैं। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ा गया, तो मैं यहां पर आप लोग को बता दे रहा हूं किस संशोधन के आधार पर जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक हमारे पास संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, उसे मौलिक अधिकार बनाया गया और अनिवार्य शिक्षा की बात कहता है। इसीलिए ये बोलता है कि ध्यान रखिएगा कि 14 अनुच्छेद 24 भी क्या कह दिया कि 14 वर्ष के किससे कम बच्चा का बच्चा है तो उसे किसी प्रकार का कोई काम पर नहीं लगाया जा सकता। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए 14 से यदि 18 वर्ष, कितने का है, 18 वर्ष का है, ठीक है, तो उसे काम पर लगाया जा सकता है, लेकिन किस प्रकार का काम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, विस्फोटक यदि कोई विस्फोटक कंपनी है, विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली कंपनी पर उसको नहीं लगाया, जैसे माचिस हो गया, बारूद हो गया, या कोई ऐसा केमिकल, खतरनाक केमिकल बनाया जाता है, ठीक, जिससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उन्हें केवल विस्फोटक पदार्थ जहां पर बनाया जाता है वहां पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है। बाकी अन्य काम जैसे होटलों पर काम कर सकते हैं, नमकीन बनाने की फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कौन से कब से कब तक, 14 से जो 18 वर्ष का आयु का बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यदि 18 वर्ष से अधिक यदि आयु का बच्चा, उसे किसी भी प्रकार का कोई काम कराया जा सकता है।
समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से, क्योंकि नाबालिग कब तक रहते हैं? 18 वर्ष तक। 18 वर्ष की आयु के बाद क्या होता है? नाबालिग खत्म हो जाता है। ठीक है, अपने सोचने की क्षमता उनके स्वयं पर उत्पन्न होती है, इस कारण से ठीक है, इस प्रकार से किसी प्रकार का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 14 वर्ष के आयु का यदि कोई बच्चा है उसे काम पर नहीं लगाया जा सकता, इससे कम है। ये 14 से 18 वर्ष का है उसे काम पर लगाया जा सकता है, लेकिन विस्फोटक सामग्री पदार्थ यदि कोई बनता है वहां पर नहीं लगाया जा सकता, जैसे माचिस बनाने कारखाने में, बारूद बनाने कारखाने में या कोई केमिकल बनाने कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 ये क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि मान लो 14 वर्ष की आयु के कम बच्चों को काम पर लगाएं तो शोषण कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर 14 से 18 वर्ष का आयु का बच्चा है उससे क्या बना रहे हैं? पटाखे बनवा रहे हैं, माचिस की तीलियां बनवा रहे हैं, माचिस बनाने कारखाने में लगा रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं? उसका शोषण किया जा रहा है। क्लियर है? ये किस अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 24 के आधार पर, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे आर्टिकल थे। एक बार मैं पुनः फिर से आप लोग को रिवीजन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब मैंने यहाँ पर बात किया मौलिक अधिकार की, जब बात किया, ठीक है, तो आप लोग को स्पष्ट रूप से बताया कि फंडामेंटल राइट की जब बात करते हैं ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से। विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार को किसने यहाँ पर तैयार किया? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान ने तैयार किया। ठीक है, सॉरी, ब्रिटेन ने तैयार किया, जो कि 1215 ईस्वी की बात करते हैं। ठीक है, वहां के मजदूरों को एक अधिकार, वहां के राजा ने एक अधिकार, मतलब एक अधिकार बनाया, ठीक है ना, जिसका हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा के रूप में तैयार किया और अपने मजदूरों को प्रदान कर दिया, जिसे मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जो कि अनुच्छेद भाग किसमें है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, यहाँ पर देखिए भाग 3 में है। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। स्रोत कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में संख्या कितनी है? तो वर्तमान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में संख्या कितनी है? ठीक है, तो 6 है। मूल संविधान में कितने थे? मौलिक अधिकार 7 थे। कौन सा 7वां कौन सा था? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। क्लियर है? अब वर्तमान में हमारे पास कितने बचे हैं? 6। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ पर आप देखिएगा वर्तमान में जो मौजूद मौलिक अधिकार हैं, देखिएगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां या फिर बात करते हैं अनुच्छेद 31 में था, उसे हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, समानता के अधिकार की जब बात करते हैं कौन कौन से अधिकार आते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत? ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। ठीक है, ये आते हैं समानता के अधिकार में, जो कि 14 में क्या? विधि के समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत कर दिया जाना चाहिए। यह हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद बात करते हैं स्वतंत्रता अधिकार के, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर? अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कितने अधिकार हैं? पहले थे 7, अब है पहले, ठीक है, पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पहले, अनुच्छेद 19 के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो पहले कितने थे? तो पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले थे 7, लेकिन अब कितने हैं? अब की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अब हैं, ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं? 6, जो कि कौन कौन से हैं? 6। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने बातचीत करने की स्वतंत्रता की बात कहता है। ठीक है, अस्त्र शस्त्र, मतलब कि शांतिपूर्ण कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के। ठीक है, समुदाय, मतलब समूह बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, इसकी बात करता है। भ्रमण कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में है, जो कि पहले 7 थी। वो 7वीं कौन सी थी? संपत्ति का अधिकार भी इसमें अनुच्छेद 19 में 19 के अंतर्गत था। ठीक है, जिसे हटा दिया गया है। अब है कितने? 6। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार कितने? 6। ठीक है, मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितनी? 6। पहले कितनी थी? 7। तो ध्यान रखिएगा, तो जिस प्रकार से पहले मौलिक अधिकार की संख्या 6 है,
अभी है, उसी प्रकार से अब भी 19 के अंतर्गत भी 6 अधिकार दिए गए। पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी और पहले भी 19 के अंतर्गत 7 थी, ध्यान रखना, लेकिन अब 6 हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यदि बात कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 20। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को, ठीक है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है उसे किसके आधार पर, यदि मान लीजिए कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसे हटाया नहीं जाएगा। ध्यान रखना, कौन सा अनुच्छेद, 20 और 21। ठीक है, यदि कभी आवश्यकता पड़ती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हटाया नहीं जा सकता, हटाया भी जा सकता है लेकिन नॉर्मल तरीके में नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, मैंने बता ही दिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मैंने इसके पहले बता चुका हूँ, बहुत अच्छी तरह से इसका ठीक वर्णन कर चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 24 में क्या, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब यह है कि ये आर्टिकल डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा, संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछता है। हालांकि जानकारी तो बहुत अच्छी तरह से मैंने बता दिया, लेकिन आर्टिकल को बिल्कुल मत भूलना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद 24 में क्या था, अनुच्छेद 23 में क्या था, अनुच्छेद 20 में क्या था, अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार संबंधित बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार, जितने बार मन हो आपका उतने बार वीडियो देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई पैसा आपको नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। ठीक है, मैं इसी समय के साथ, इस वीडियो के साथ यहाँ पर, हालांकि मैं बता दूं आप लोग को, ठीक है, ये मौलिक अधिकार अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक, कुछ आर्टिकल मैंने 24 तक करवाया, शोषण के विरुद्ध अधिकार करवाया है, और 25 से लेकर के जो 35 मौलिक आर्टिकल हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो वीडियो नंबर 8 आने वाला है, ध्यान रखिएगा, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि तभी हम मौलिक अधिकार को पूरा कर पाएंगे। ध्यान रखिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। ठीक है, चलिए।